आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं द्रव का वाष्प दाब। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि विलियन चैप्टर का दो भाग है, जिसमें से प्रथम भाग में बेसिक जानकारी दिया जाता है और द्वितीय भाग में जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, वन ठोक गुणक। तो आप सभी स्टूडेंट कभी भी क्लास मिस हो तो आपको बता दें कि पीछे का सारा वीडियो लेक्चर देखते हुए सारा कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे इससे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आपको ध्यान से इसको अब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी 9th-10th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कंप्लीटली हाई लेवल का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, लेकिन एकदम सिंपल अंदाज में, एकदम सरल अंदाज में आपके सामने रखा जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं, जो हमने पढ़ा, जो इस वीडियो लेक्चर से कंप्लीट किया, वो अभी तुरंत याद हो गया। ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों से कि कोई भी चीज ऊपर ऊपर नहीं जाने देंगे। आप केवल बस ध्यान से समझने का टाइम दीजिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए और तब जाकर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये क्लास शुरू हो रहा है आपका वाष्प दाब पढ़ाने से पहले आपको हम कुछ बेसिक जानकारी दे दें, और ये बेसिक जानकारी में सबसे पहला आता है मोल अंश, जिसमें आप जानते हैं कि घुल्य और घोलक के मोल अंश के सूत्र के बारे में कि x से बराबर होता है Na/Na प्लस Nb। ठीक है, ये हो गया पहला। और घोलक के मोल अंश बराबर होता है Nb/Na प्लस Nb। तो जिस टॉपिक का उपयोग है, जिस टॉपिक का समावेश है यहाँ, पहले उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इतना आपको आना चाहिए। XA प्लस XB बराबर 1, यानी घुल्य और घोलक के मोल अंश का योग 1 होता है। ये था 12th क्लास से। अब 11th क्लास से जो चीज का जरूरत, 12th क्लास बल्कि करें 11th क्लास में ये भी पढ़ना था, लेकिन एक और टॉपिक का जरूरत है, वो है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ये क्या है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम? अब सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसका उपयोग होने जा रहा है आज के क्लास में। ये है गैस ए का सिलेंडर, ये है गैस बी का सिलेंडर और ये है गैस सी का। जैसा कि हमने अभी आप लोग को तुरंत बताया कि इसमें गैस ए भरा गया है, इसमें गैस बी भरा गया है और इसमें गैस सी। ठीक है, यानी इसमें गैस ए का समावेश है, गैस ए लिया गया है। ये सभी गैस बी के पार्टिकल है और ये गैस सी के। इस तीनों सिलेंडर में स्थित गैस को एक बड़े से कंटेनर में पलट दिया गया। यानी इसमें अब तीनों गैस वर्तमान है, गैस ए भी, गैस बी भी और गैस सी भी। गैस ए, ये रहा गैस ए, गैस बी, ये है गैस सी, यानी तीनों गैस, हर तरह का गैस जो भी हमने लिया है सब वर्तमान है इसमें। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाले गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर गैसेस सिलेंडर ए का जो आंशिक दाब है वो Pa है, बी के द्वारा जो दाब उत्पन्न हो रहा है वो Pb है और गैस सी के द्वारा जो दाब उत्पन्न किया जा रहा है Pc है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो दाब मापने का यंत्र है वो बैरोमीटर है। किसी भी सिलेंडर में रखे गए गैस का दाब मापना है तो आपको पहले वो सिलेंडर में बैरोमीटर अटैच करना होगा। तो जैसे ही आप बैरोमीटर अटैच करेंगे, अगर जो स्टूडेंट बैरोमीटर नहीं देखे हैं देख लीजिए, ये है बैरोमीटर जिससे दाब मापा जाता है। इस बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। जैसे ही यहाँ से आप इस की को, इस चाबी को खोलते हैं, इसमें जो गैस है वो इस पारे के सतह पर जाकर दाब डालता है और दाब डालते ही पता चलता है कि ये पारा जितना cm ऊपर चढ़ता है उससे पता चलता है कि इसमें दाब कितना देने का क्षमता है। तो इसका आंशिक दाब हमने क्या मान लिया? Pa, इसका क्या मान लिया? Pb और इसका Pc, और इस पूरे बर्तन में स्थित गैस का यानी इसका कुल दाब हमने मान लिया Pt, यानी टोटल प्रेशर। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि किसी गैसीय, मतलब ये कह सकते हैं कि परस्पर अभिक्रिया न करने वाले गैसों के मिश्रण का कुल दाब यानी कि Pt जो होता है
पीटी जो होता है वो प्रत्येक गैस के जो गैस इसमें वर्तमान है, प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसी को मैथ के भाषा में बोले तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीटी बराबर पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। आपको समझना चाहिए कि इसमें पीटी क्या है, टोटल प्रेशर। वीडियो स्टार्ट है। पीटी टोटल प्रेशर है, पीए क्या है, गैस ए का आंशिक दाब है, पीबी क्या है, गैस बी का, और पीसी क्या है, गैस सी का आंशिक दाब। किसी एक अवयव के दाब को आंशिक दाब कहा जाता है। तो इतना नॉलेज आप सभी स्टूडेंट को होना चाहिए इस टॉपिक से पहले। और अब देखिए कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, समझने में। बहुत जल्दी आप हमारे बताए गए बातों को समझ जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। शुरू हो रहा है आपका टॉपिक, वाष्प दाब क्या है, द्रव का वाष्प दाब। सबसे पहले हम आपको द्रव का वाष्प दाब समझाना चाहेंगे कि द्रव का वाष्प दाब क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, द्रव का वाष्प दाब। ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। यह है एक बर्तन, इस बर्तन में लिए है हम द्रव, यानी कि कोई घोलक कोई जल। वैसे ही जैसे आप गर्मी के दिनों में या कभी भी रात में सोते समय आप अपने सिरहाने कोई बर्तन में पानी रख लेते हैं, तो वैसे ही हमने ले लिया और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको कोई बर्तन से या कोई भी चीज से ढक देते हैं। ठीक है, तो एक कंटेनर हो गया क्लोज। और जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन पर पानी का कुछ बूंद सटा रहता है। तो इस पूरे प्रक्रम में क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे चीज को धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले आपने बर्तन में पानी लिया, फिर आपने इसको ढक दिया। अब क्या देख पाते हैं कि पहले ये द्रव का अणु धीरे धीरे वाष्पित होना शुरू होता है। तो साइंस की दुनिया में इस प्रक्रम को हम वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि जब द्रव वाष्प में बदलता है, गैस में बदलता है, तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, इंग्लिश में वेपराइजेशन। जब बर्तन के इस खाली हिस्से में, वाष्प के अवयवी कण उपस्थित हो जाते हैं, तो ये वाष्प का कण भी अब ठंडा होकर धीरे धीरे द्रव में बदलने लगता है। ये भी द्रव में बदलना शुरू हो जाता है। तो इस बर्तन में एक नहीं दो काम शुरू हो चुका है, एक लिक्विड से गैस में बदलने का, यानी द्रव से वाष्प में बदलने का, और अब वाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदलने का, जिसको हम साइंस के दुनिया में संघनन कहते हैं। तो संघनन में गैस ठंडा होकर द्रव में बदलता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर एक साथ इस बर्तन में दो काम हो रहा है, द्रव वाष्प में बदल रहा है, वाष्प ठंडा होकर द्रव में, यानी वाष्पीकरण और संघनन दोनों शुरू है, दोनों प्रारंभ है। अब आपको समझना है अच्छे से कि यहाँ पर लगातार द्रव का अणु सतह छोड़कर वाष्प में जा रहा है और वाष्प का अणु ठंडा होकर द्रव में बदल रहा है। तो लगातार ये प्रक्रम जारी है। कुछ समय बीता तो ये सिस्टम, ये निकाय, यानी ये रखा गया जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, ये साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। ये साम्य अवस्था क्या होता है, एक सेकंड में जितना द्रव का अणु वाष्प में बदल रहा है, उतना ही वाष्प का अणु ठंडा होकर तुरंत द्रव में बदल रहा है। यानी साइंस के भाषा में बात करें तो साम्य अवस्था वह अवस्था है जिसमें वाष्पीकरण की दर संघनन के दर के बराबर हो जाती है। यानी जब वाष्पीकरण की दर संघनन के दर के बराबर होती है, यानी जितना स्पीड में द्रव गैस में बदलेगा उतना ही स्पीड में गैस भी, तो हम कहेंगे कि हमारा लिया गया ये निकाय जो है अपने साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो साम्य अवस्था, आज के बाद ये वर्ड, ये शब्द जैसे ही यूज करेंगे आप सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे कि हम तब बात कर रहे हैं, हम तब अध्ययन कर रहे हैं जब वाष्पीकरण की दर संघनन के दर के बराबर है। और अब आप वाष्प दाब का परिभाषा सुनेंगे तो तुरंत बात समझ में आ जाएगा क्या है द्रव का वाष्प दाब। ध्यान से समझेंगे। जब, या ये कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा, साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे हम द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। फिर से,
साम्य अवस्था में, बोलने का मतलब कंडीशन अप्लाइड करना है, शर्त उत्पन्न करना है कि हम बात तब कर रहे हैं जब वाष्पीकरण की दर संघनन के दर के बराबर है। हम बात तब कर रहे हैं जब जितना मॉलिक्यूल सतह छोड़कर वाष्प में बदल रहा है, वाष्प में जा रहा है, उतना ही मॉलिक्यूल वाष्प का ठंडा होकर द्रव बदल रहा है। तो यहाँ पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है, इसी को हम द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। आपको बता दें कि अभी हम केवल वाष्प दाब का परिभाषा ही समझा पाए हैं। हम लोग को घोल के वाष्प दाब का अध्ययन करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, घोल या विलयन। और घोल तब बनता है जब कम से कम 2 अवयव हो। और यहाँ इस बर्तन में जो लिया गया द्रव है, ये केवल सिंगल लिक्विड है, एक एकल द्रव है, केवल एक अवयव मौजूद है। और अब हम इसमें घुल्ले मिलाने जा रहे हैं, तब हम वाष्प दाब का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको फुली प्रिपेयर्ड कर लिए हैं, पूरी तरह से तैयार कर लिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। पहले आप ये जाने कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर फेज एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। फिर से साम्य अवस्था में वाष्प अवस्था के अणुओं द्वारा, वाष्प के अवयवी कणों द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है, उसे द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। और अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का स्टडी हम करने जा रहे हैं, घोल के वाष्प दाब का अध्ययन करने जा रहे हैं। और आप सभी स्टूडेंट को इतना नॉलेज हो चुका है कि घोल तभी बनता है, घोल तभी बनता है जब उसमें घुल्ले और घोलक कम से कम 2 अवयव मौजूद हो। तो हमने एक सिंगल लिक्विड लिया था पहले, जो अभी भी ले लिए, यानी एक घोलक ले लिए जिसमें अवयवी कणों को हमने बी से सूचित किया। किससे? बी से। ये बी अवयवी कण घोलक के हैं पूरे चैप्टर में। अब यहाँ से जो स्टडी शुरू हो रहा है, ये आपके फंडामेंटल नॉलेज को, बेसिक जानकारी को पूरा करेगा और आज के क्लास का ही हर जगह यूज होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अब हम इसमें जब घुल्ले मिलाते हैं तो घुल्ले मिलाने से संबंधित 2 संभावनाएं होती हैं। 2 संभावनाएं होती है। पहला, जब घुल्ले वाष्पशील होता है, और दूसरा जब घुल्ले अवाष्पशील होता है। यानी जब हम इसमें वाष्पशील घुल्ले मिलाएंगे, यानी ए जो मिलाए हैं वो वाष्पशील घुल्ले मिलाए हैं। वाष्पशील घुल्ले का अर्थ है कि जब वाष्प में बदलना होगा तो दोनों के अणु वाष्पित होंगे, ए के भी और बी के भी। यानी वाष्प अवस्था में ए का भी कण मिलेगा और बी का भी मिलेगा, तो दोनों के अवयवी कण मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि हमने वाष्पशील घुल्ले मिलाकर घोल तैयार किया है, तो जो कुल वाष्प दाब होगा वो घुल्ले और घोलक दोनों के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। यानी कि इस वाष्प जो दाब उत्पन्न किया जाएगा वो ए के अणुओं के द्वारा भी उत्पन्न किया जाएगा और बी के अणुओं के द्वारा भी उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन यहीं पर तुरंत एक दूसरे घोल का भी हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम घोल बना तो रहे, लेकिन इसमें हम अवाष्पशील घुल्ले मिलाएंगे। अवाष्पशील घुल्ले का मतलब क्या है? पहले से बी जो है घोलक वो वाष्पशील है, ये वाष्पशील घोलक है, और हम इसमें जो घुल्ले मिला रहे हैं इस बार ये घुल्ले अवाष्पशील है, यानी कि ये उड़नशील नहीं है। बस घोल बना रहे, घोल का कंडीशन पूरा कर रहे हैं कि हमने घोल बना दिया। तो आपके पास इतना समझ है कि यहाँ पर जो अवयव वाष्प अवस्था में मिलेगा वो किसका मिलेगा? केवल बी का। तो आप लोग को तो जब इतना समझ है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जब सतह पर दाब देने का जब बात होगा तो सिर्फ और सिर्फ बी का अवयव ही दाब डालेगा। तो हम यहाँ पर ये समझाना चाहते थे कि जब घोल के वाष्प दाब का अध्ययन शुरू होता है तो हम यहाँ पर 2 संभावनाएं देखते हैं कि जब वाष्पशील घुल्ले मिलाया जाता है और जब अवाष्पशील घुल्ले मिलाया जाता है। तो जब वाष्पशील घुल्ले मिलाया जाता है, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, अच्छे से समझा जाए।
आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान दिए तो आगे का पढ़ाई आसान, ध्यान नहीं दिए तो सब कुछ दिक्कत में चला जाएगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान से आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे और बहुत मन लगने वाला है। आगे बस थोड़ा सा आगे बढ़े जब बेस आपका कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर इस वाष्प अवस्था में दोनों के अवयव है, घुल्ले के भी और घोलक के भी। तो जो घोल का कुल वाष्प दाब होगा यानी कि पीएस, जो घोल का कुल वाष्प दाब होगा यानी पीएस, वो घुल्ले और घोलक दोनों के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। घुल्ले के आंशिक वाष्प दाब को हम पीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीए से सूचित कर रहे हैं। घुल्ले के आंशिक वाष्प दाब को हम पीए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और घोलक के आंशिक वाष्प दाब को पीबी से। तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या सिखाया है कि यहाँ गैसीय मिश्रण बन गया ए और बी का, तो घोल का कुल वाष्प दाब पीएस है, वो किसके किसके योग के बराबर होगा? पीए प्लस पीबी। ये कहां से आया? तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहता है कि अगर दो गैसीय मिश्रण है तो उसका कुल वाष्प दाब, कुल दाब होगा गैसीय मिश्रण का, वो प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। तो यहाँ जो लिखा गया है समीकरण पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, जल्दी से बताइए पीएस क्या है? घोल का कुल वाष्प दाब। पीए क्या है? घुल्ले ए का आंशिक वाष्प दाब। पीए क्या है? घुल्ले ए का आंशिक वाष्प दाब। पीबी क्या है? घोलक बी का आंशिक वाष्प दाब। और ये क्या समझा रहा है कि घोल का कुल वाष्प दाब घुल्ले और घोलक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, लेकिन तब होता है जब घुल्ले वाष्पशील होता है। अब यहीं पर आप सभी स्टूडेंट को हम समझाने जा रहे हैं राउल्ट का नियम। ये राउल्ट का नियम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार आने का रिकॉर्ड बनाया है। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम ध्यान से समझा जाए। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी भी अवयव का आंशिक दाब यानी पीए, अगर घोलक के लिए बात करें तो पीबी, अपने मोल अंश के समानुपाती होता है। तो अपने मोल अंश के समानुपाती का मतलब पीए समानुपाती होगा किसके? एक्स ए के, और पीबी समानुपाती होगा, पीबी समानुपाती होगा किसके? एक्स बी के। समानुपाती जब जब हटता है तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ नियतांक पी नॉट ए प्रेशर के टर्म में नियतांक आएगा, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। और यहाँ हमने जो लिया पीबी समानुपाती, तो यहाँ नियतांक आएगा कौन? पी नॉट बी और एक्स बी। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मन लगेगा। आप समीकरण 2 एवं 3 को समीकरण 1 में रखने पर पीए और पीबी के मान को, पीए और पीबी के मान को समीकरण 1 में रखवाइए। क्या आ रहा है फाइनल बताइए? पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अभी तक हमने क्या बताया कि घोल बनाने के लिए घुल्ले दो तरह का यूज करते हैं, जब घुल्ले वाष्पशील हो और जब घुल्ले अवाष्पशील हो, दोनों ही केस में। तो ध्यान देंगे, जब घुल्ले वाष्पशील होता है, जब घुल्ले अवाष्पशील होता है, तो हमने केवल एक ही चीज समझाया, और वो क्या समझाया कि जब घुल्ले वाष्पशील होता है तो घोल का कुल वाष्प दाब, घोल का जो कुल वाष्प दाब है वो घुल्ले और घोलक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यही मेन कॉन्सेप्ट हमने दिया। और फिर उसके बाद हमने राउल्ट का नियम आपको समझाया कि राउल्ट का नियम क्या है? किसी भी अवयव का आंशिक दाब अपने मूल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। और यहाँ पीए बराबर पी नॉट ए एक्स से मिल गया, यहाँ पीबी बराबर पी नॉट बी एक्स भी मिल गया। समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर फाइनल इक्वेशन हमने प्राप्त किया वाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल के कुल वाष्प दाब के लिए। यहाँ पीएस क्या है? घोल का कुल वाष्प दाब। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग उस घोल का बात करने जा रहे हैं जहां हम अवाष्पशील घुल्ले मिला रहे हैं। तो अवाष्पशील घोल रखने वाले, अवाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल के वाष्प दाब का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप ही बताइए, जब हमारा जो घुल्ल है, जो मतलब घुल्ल है अवाष्पशील है, तो यहाँ केवल किसके अवयवी कण मिलेंगे? केवल बी के मिलेंगे। केवल बी के मिलेंगे तो बी का ही अवयव वाष्प अवस्था में मौजूद होगा। तो इस द्रव के सतह पर कौन दाब डालेगा? केवल बी का अवयव वाष्प दाब, मतलब उस पर दाब डालेगा। जब बी का दाब डालेगा तो आप सभी स्टूडेंट समझने के लिए तैयार है
कि जो घोल का कुल वाष्प दाब होगा वो केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करेगा, यानी PS बराबर PV। यह बात समझ रहे हैं कि यहाँ घुल्ले के अवयवीकरण का कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि वाष्प अवस्था में केवल घोलक का अणु वर्तमान है, यही केवल सतह पर वाष्प मतलब दाब डालेगा। तो घोल का कुल वाष्प दाब केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। तो ये हो गया आपका अवाष्पशील घुल्ले रखने वाले घोल के वाष्प दाब का मान। अब अलग से राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार क्या राउल्ट का नियम सिखाया है? PB समानुपाती होगा किसके? XB के। तो PB बराबर P0B XB। कोई दिक्कत? तो यहां ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर PS बराबर P0B XB। समझ पा रहे हैं? अब अलग से आप सभी स्टूडेंट के पास इतना क्षमता है, मोल अंश के परिभाषा के अनुसार, मोल अंश के परिभाषा के अनुसार द्विअंगी घोल के लिए आप बता सकते हैं, मोल अंश के परिभाषा के अनुसार जल्दी से बताया जाए। PS बराबर, PS कर बल्कि x से प्लस XB बराबर क्या होता है? 1। तो XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, XB की जगह रखने पर रखवा सकते हैं आप लोग। चलिए बोला जाए क्या हो जाएगा? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर बोलिए PS बराबर P0B 1 माइनस XA। और अब मल्टीप्लाई करवाइए, PS इक्वल P0B माइनस P0B XA। कोई दिक्कत? और अब ये आ गया इधर और ये इधर, तो बोलिए क्या आ जाएगा फाइनल? P0B माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को एक ऐसा फॉर्मूला देने जा रहे हैं मोल अंश का कि देखिए, आप क्लास के स्टार्टिंग में आज ही आपने बताया है कि x से बराबर होता है Na बटा Na प्लस NB। और इस क्लास के अंत में आपको हम मोल अंश का एक नया सूत्र देने जा रहे हैं। दाब के टर्म में ये सूत्र है, पूरा दाब के हिसाब से है, बढ़िया से देख लीजिए। और आप शुरू किए थे यहां से और अंत यहां पर, और अब एक बार शुरू से अंत तक जरा देख लिया जाए। आप पढ़ रहे हैं वैसे घोल के वाष्प दाब का अध्ययन करने जा रहे हैं जो अवाष्पशील घुल्ले रखता है, यानी कि घोल जो वाष्प अवस्था में अगर हम अवयवीकरण का बात करेंगे तो केवल घोलक के अवयवीकरण होंगे, तो वाष्प दाब का जो मान होगा वो केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर PS बराबर क्या हो गया? PB। और अलग से राउल्ट के नियम के अनुसार आप जान चुके हैं कि PB समानुपाती XB के होता है, तो PB बराबर P0B XB। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर PB का मान रख दिए, ठीक है। और अब रख दिए तो यहाँ पर हो गया P0B XB और XA प्लस XB बराबर 1। घुल्ले और घोलक के मूल अंश का योग क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ XB बराबर हो गया 1 माइनस XA। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और इस तरह हमने PS इक्वल P0B यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ रख दिया। P किसका मान हमने रखा था? यहाँ XB का, और यहाँ मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इधर लाए, प्लस में हो गया और ये इधर आ गया, और हमने फाइनल घुल्ले के मोल अंश का सूत्र निकाल लिया। तब निकाला है जब घुल्ले अवाष्पशील होता है। तो अवाष्पशील घुल्ले रखने वाले घुल्ले का मोल अंश
पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी नॉट बी के बराबर होता है। ये आपने समझा, ठीक है। अब एक बार शुरू से अंत तक आज के पढ़ाई का रिकैप 3 मिनट में ही। सबसे पहले आपने द्रव के वाष्प दाब का अध्ययन शुरू किया, जिसमें हमने यही बताया कि साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न किया जाता है उसे कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। यानी at equilibrium state the pressure exerted by the molecules of vapor phase at the surface of liquid is called vapor pressure of liquid। इसके बाद हमने बताया, इससे पहले हम आगे जाने से पहले एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि साम्य अवस्था क्या है। जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर होती है तो उस अवस्था को, यानी जितना स्पीड से लिक्विड का मॉलिक्यूल गैस में बदलता है उतना ही स्पीड से गैस का मॉलिक्यूल अगर लिक्विड बदलने लगे, दोनों का स्पीड समान हो जाए तो हम उस अवस्था को क्या कहते हैं। अब यहाँ घुल के वाष्प दाब का अध्ययन शुरू हुआ तो घुल बनाने से पहले इस बात पर ध्यान दिया गया कि जब वाष्पशील घुल्य मिलाया जाता है तो घुल का कुल वाष्प दाब घुल्य और घोलक के आंशिक वाष्प दाब के योग के, जो हम बोल रहे हैं उसको मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे, पीएस बराबर पीए प्लस। लेकिन जब घुल्य अवाष्पशील होता है तो घोल का कुल वाष्प दाब केवल घोलक के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करता है, तो पीएस बराबर पीबी। और यहाँ फाइनल इक्वेशन घुल्य के मोल अंश का आ चुका है, पी एक्स से बराबर पी नॉट बी माइनस पी एस बाई पी नॉट बी। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।